Earlier this year, I had a stroke. My name is Arjuman Razam. I'm a licensed, trained psychotherapist, relationship specialist, and a special need coach. जो लोग जानते थे इस बात को कि मुझे स्ट्रोक हुआ है, उनको पता था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे, और जिन लोगों को नहीं पता था उनको मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ. कहानी कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रोक के बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई तो मेरी राइट साइड पे वीकनेस थी जो स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस में हो जाती है. लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे, क्योंकि एक बिल्कुल वेजिटेबल की तरीके से बेड पे नहीं पड़ा रहना और मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए, तो उस सूरत में मेरे पास दो ऑप्शंस थे. पहला ऑप्शन ये था कि मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बातों पे एतबार करके वो जो मेडिकेशंस दी गई थी, जो मुझे एहतियातें कही गई थी, मैं वो करती रहती. और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उन मेडिकेशंस के साथ कुछ अपना एफर्ट डालती, जो कि मैंने चूज़ किया. कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर 10,000 थे तो उसमें से मैंने 1,000 मेडिसिन्स में, 1,000 अपने खाने पीने में, जो डाइट को कंट्रोल करने में मैंने इस्तेमाल किए, और बाकी के 8,000 मैंने थेरेपीज़ में स्पेंड किए, जिसमें फिजियोथेरेपी भी शामिल थी, जिसमें स्पीच थेरेपी भी शामिल थी, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी शामिल थी, और बाकी सारी थेरेपीज़ भी शामिल थी. तो जिसकी वजह से आज आप लोगों के सामने मैं नज़र आ रही हूँ. थैंक यू फॉर स्पेशली फॉर दोस्त जो मेरे असिस्टेंट रहे हैं और जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में भी आप लोगों को मेरी गैर मौजूदगी महसूस नहीं होने दी. तो वो उन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. उन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि आज मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल था. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया वो मैंने फिजियोथेरेपी में नहीं किया, फिज़िकल थेरेपीज़ में नहीं किया. क्योंकि द गुड पार्ट और द बैड पार्ट वाज कि मुझे पता था कि किस तरीके से जो बंदा पैरालाइज हो जाता है उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए. क्योंकि घर वाले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है. क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था कि उन्होंने अपनी उस हालत में भी, उस कंडीशन में भी किस तरीके से वो फंक्शनल रहे आखिरी टाइम तक, और अपनी फैमिली के लिए भी अर्न करते रहे, अपने सारी चीज़ें खुद ही करते रहे, और किसी के ऊपर जो उन्होंने रिलाई नहीं किया, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया. तो ये मुझे बात समझ में आ गई थी बहुत पहले से. लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, दैट वाज स्पीच. मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है. उसके लिए हाँ, बहन भाइयों को मैंने कॉलें की, बिला वजह की बात की. उनको भी पता था कि इनको बोलने को कहा है डॉक्टर ने, तो ये बात करने की कोशिश कर रही हैं और ज़्यादा कर रही हैं. कभी कभार तो कुछ लफ्ज़ ऐसे अटक जाएं जो पूरा दिन गुजर जाए और मुंह से ना निकले. और कभी कभार वही छोटे बहन भाई आपको मदद करें कि नहीं है अर्जुमन बाजी, आप इस तरीके से मुंह से निकालें, आप ऐसे करें, एक दफ़ा और ट्राई करें, चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं. तो दैट वॉज अ ह्यूज सपोर्ट. लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी सपोर्ट ये थी कि हमारे यहाँ होता है कि जो बंदा किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, चाहे छोटी सी शुगर, ब्लड प्रेशर ही क्यों ना भी बीमारी में मुब्तला हो, जो हमारे यहाँ एल्डरली पीपल होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं घर में, तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये अब आप छोड़ दें, अब आप छोड़ दें, हम कर लेंगे. तो जब हम उनसे उनके काम छुड़वाना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऑर्गन्स जो है ना वो उन्हें छोड़ना शुरू कर देते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. जैसे कि बुज़ुर्गों को हम कहते हैं, अपनी अम्मी को, पापा को ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप छोड़ दें, हम कर देंगे, हम चाय बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. या फिर किसी बीमार को कहना शुरू कर देते हैं हम कि नहीं आप रहने दें, आप वैसे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में, इतनी तकलीफ़ में, हम कर लेंगे. या फिर बच्चे को कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, छोड़ो, हम कर लेंगे खुद ही. तो जब तक बॉडी चल रही है, चलाना इम्पॉर्टेंट है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था कि जब मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं आप ट्राई करें, चाय का कप आपने खुद ही उठाना है, कॉफ़ी का कप आपने खुद ही उठाना है, हम हैं, कोई बात नहीं, गिर गया तो हम साफ़ कर देंगे, आप ट्राई तो कीजिए खुद ही. तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी. उसके बाद जो एक और चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही वो थी रीडिंग. रीडिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरे हस्बैंड मुझसे अक्सर ये बात कहते थे कि तुम कैम्ब्रिज की लाइसेंस जो है ना वो मैथमेटिक्स की स्पेशलिस्ट हो, साइंस स्पेशलिस्ट हो, साइकोलॉजी की स्पेशलिस्ट हो, और तुम अभी भी जो है कुरान क्यों पढ़ा रही हो. तो उनके लिए भी था ये बात कि उनको भी ये बात समझ में आ गई कि रीज़न क्या था
कुरान पढ़ाने का। और अब बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके जिनको पता चल गई थी मेरी डिज़ीज़ के बारे में, वो मुझे कहते थे कि जी वो सूरह रहमान की थेरेपी होती है, वो सुनो, अब्दुल बासित की, कारी अब्दुल बासित की सुनो, तो इसकी सुनो, उसकी सुनो। ट्रस्ट मी, सुनने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो मुंह में अटक रहे हैं मेरे। और ख़ास तौर पे जब आप नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो और जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे होते हो तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि कुरान मजीद वो वाहिद ज़बान है जिसमें आपके ब्रेन के सारे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, दोनों पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं आपके, जो ना वो सारे, क्योंकि उसकी तजवीद के हिसाब से अलग अलग जगह के मखारिज यूज़ हो रहे होते हैं। आपकी ज़बान अलग अलग जगह पे लग रही होती है, कभी जो ना वो सा के लिए जो ना वो ज़बान जो ना वो बाहर निकल रही है, कभी ज़ा के लिए बाहर निकल रही है, कभी क़ा के लिए निकल रही है, कभी क़ा के लिए जो ना वो अंदर जा रही है। तो डिफरेंट जो ना स्पीच थेरेपी के लिए द बेस्ट वे वाज रीडिंग कुरान प्रॉपरली। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। लेकिन उस दौरान, जिस दौरान मैं हॉस्पिटलाइज थी, तो मेरी निगाह से बहुत सारी वीडियोस गुजरी जिसमें और बहुत ही स्टूपिड वीडियोस गुजरी। मैं आपको क्यों बताऊं, इस वजह से कि बहुत सारी वीडियोस में था कि जी आप ये एक्सरसाइज कीजिए, अपने बच्चों को जो ना वो हाथ ऊपर से नीचे कराइए तो आपके बच्चे जो है ना वो रीडिंग अच्छा करना शुरू कर देंगे, तो ये एक्सरसाइज कराइए, तो वो एक्सरसाइज कराइए, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन सही हो जाएगा, तो सेंसरी मोटर स्किल्स पे काम करें, और ये करें वो करें, तो आपका डिस्लेक्सिक चाइल्ड जो है ना वो सही तरीके से रीड करना शुरू कर देगा, ADHD बैठ के रीड करना शुरू कर देगा, ऑटिस्टिक बैठ के रीड करना शुरू कर देगा, ये सारी चीज़ें। ट्रस्ट मी, नथिंग वॉज यूजफुल। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बताने की वजह ये है कि अगर प्रॉब्लम रीडिंग में है तो रीडिंग को सिर्फ रीडिंग ही सही कर सकती है और कोई चीज़ सही नहीं कर सकती। ये बात हमें समझनी होगी, हमारे पेरेंट्स को समझनी होगी कि अगर कोई आके मुझसे आके कहता है कि जी हमारे यहाँ मेरा तो ऑटिस्टिक बच्चा है और उसके लिए जो ना वो फलां ने मुझे ये बताया कि ये जड़ी बूटी है या ये ऑयल लगाने से जो ना वो ठीक हो जाऊंगी, या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ये ऑयल मसाज करने से, या ये करने से ठीक हो जाएगा। देखें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं हो सकते। जैसे के तौर पे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो एक इशू हो चुका जो ब्रेन में एक गुजर चुका, एक प्रॉब्लम हो चुका, अब मैं चाहूँ कि दोबारा से कि वैसे का वैसे ही हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, मैंने अपनी थेरेपीज़ करवा कर, फिजियोथेरेपी करवा के, स्पीच थेरेपी करवा के, OT बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो करवा के, सारी चीज़ें करवा के अपने आप को दोबारा नॉर्मल कर लिया ताकि मैं दोबारा फंक्शनल हो सकूं, मुझे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर ये कहें कि जी ऑटिज़म ठीक हो जाता है इस तरीके से तो करके, ये डिसलेक्सिया ठीक हो जाता है, तो वो ठीक नहीं होता। वो वहीं का वहीं रहता है, उसको आप इस लायक बना सकते हो कि वो मैनेज हो सके और वो आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना दे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चों को रीडिंग इश्यूज़ हैं। और रीडिंग इश्यूज़, रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ रीड करने से ही जाते हैं। थैंक यू सो मच।